वीर्य शक्ति है वो आदमी की बहुत बड़ी एनर्जी है। जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ ज़्यादा अल्जाइमर की, भूलने की प्रॉब्लम आ रही है या पार्किंसंस की, उनका रीज़न है कि उनको वीर्य की प्रॉब्लम है। या तो वीर्य सही बन नहीं रहा या वीर्य ज़्यादा खर्च करते हैं। स्टार्टिंग में जिस मनुष्य को, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, चाहे औरत है चाहे आदमी है, अगर कोई ऐसा समझदार परिवार के मेंबर या मिलने वाला दोस्त मिल जाए, उसका कथारसिस कराने लग जाए, तो ये बीमारी होती होती ही खत्म हो जाती है, होती नहीं। अगर उसको एक पासे करते हैं कि किसी घर में मेहमान आए, ये तो यार भूल जाता है, इसका पता नहीं क्या बोल दे, करारी कर देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बड़ा बीमार बन जाता है। जो आदमी ठंडी चीज़ें खाएगा और फ्राइड चीज़ें खाएगा साथ में, उनको पार्किंसन का 80% चांसेस होते हैं आम लोगों के कंपेरेटिवली ज़्यादा होने के। डिप्रेशन इज़ द रीज़न ऑफ cause of Parkinson's, dementia, Alzheimer, even epilepsy also। दुख की बात ये है कि ना तो अल्जाइमर का कोई टेस्ट है, ना पार्किंसंस का कोई टेस्ट है। ये सारे फर्जी टेस्ट, फर्जी बाड़े हैं कंप्यूटर के, कोई टेस्ट नहीं सही इनका। जो आदमी सुबह टाइम पे नहीं उठता, अपना बिस्तर नहीं छोड़ता, वो कभी ना कभी इन बीमारियों का, डिप्रेशन, सप्रेशन, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, इनका शिकार हो गई होगा। जितनी वो एक्सरसाइज करेंगे उतनी रिकवरी के चांस भी बढ़ जाएंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं हूं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब यहाँ पर पिछले 35 साल से क्लिनिक चला रहे हैं और डॉक्टर साहब ने 29 किताबें लिखी हैं, जो कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बदौलत लिखी हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आया हूँ, जैसे कि हमें पता ही है कि आप किताबी नॉलेज नहीं देते, आप अपने एक्सपीरियंस की बातें करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दिमागी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं और आम तौर पर कॉमन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? ऐसा है, दिमागी प्रॉब्लम से पहले हमें ये जानना होगा दिमाग है क्या। हाँ जी। ठीक है, दिमाग अकेला नहीं, दिमाग को डिस्टर्ब करने वाला जो यंत्र है वो हमारा माइंड है। हाँ जी। माइंड और दिमाग को समझने के लिए थोड़ा सा हमें बॉडी का सिस्टम समझना पड़ेगा। हाँ जी। ऐसा है, जब हम कहते हैं गॉड इज़ वन, परमात्मा एक है, उसकी वजह से सभी जन्म लेते हैं, मीन उसका एक शक्ति है। परमात्मा कौन सी है, कौन है? जो 5 भूतों को अपनी शक्ति से इकट्ठा करके चलाता है, उसको परमात्मा, ठीक है, परम है वो। उसकी वजह से वो 5 भूत इकट्ठे होते हैं, क्षिति, जल, पाव, गगन, समीरा। वो 5 तत्व तब इकट्ठे होते हैं जब वो शक्ति होती है। उसी शक्ति को कोई आत्मा कहता है, कोई रूह कहता है, ठीक है, उसका लंबा काम है। मगर मेल फीमेल, जैसे हम मूंग का दाना है, चने का दाना है, आपने देखा होगा, मूंगफली का दाना है, सभी जितने भी सीड हैं उनके 2 भाग होते हैं, एक मेल एक फीमेल। ऐसी जो इंसान है, आदमी और औरत है, उनके भी 2 भाग हैं। एक हाफ भाग को चंद्रमा कहते हैं, एक दूसरे हाफ को सूर्य कहते हैं। हमारे ईड़ा पिंगला भी उसी वजह से है हमारी, ठीक है। वो दोनों के बैलेंस के लिए हमारे सूक्ष्म है। वो जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो बीज बन जाता है। बीज के जो दोनों भाग हैं, जैसे ये तो अपने ह्यूमन बीइंग की बात है, इंसान की बात है, मगर वैसे भी जो चने की दाल है, जहाँ गेहूँ है, जहाँ बाजरा है, जहाँ अखरोट है, जहाँ बादाम है, जितने भी हैं सीड, सब में मेल फीमेल 2 इकट्ठे होते हैं। जब तक वो दोनों इकट्ठे नहीं होते, दोनों में बुद्धि होती है, वो स्लीपिंग बुद्धि होती है। जब तक वो दोनों एक जान नहीं होते, तब तक उनमें बाहर की जो जिसको कहते हैं आत्मा, जो मालिक की आत्मा है, वो 5 परमेश्वर वाली आत्मा उसमें इंसर्ट नहीं करती, उसको फंक्शन नहीं करती। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो दोनों में बुद्धि होती है। वो बुद्धि में जन्मों जन्मों की बातें पड़ी रहती है, जिनको DNA भी बोल रहे हैं आजकल, DNA ऐसा है, जिनको कहते हैं विरासत इसकी ऐसी है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुण है, वो बीज में बुद्धि की वजह से होते हैं।
बुद्धि वो उसमें स्लीपिंग में होती है, सोई अवस्था में होती है। जब उसमें ये कुदरती शक्ति प्रवेश करती है, जिसको आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, तो बुद्धि जागृत होती है। उस जागृत होने से फिर क्या होता है, बीज जो है वो उनमें लिक्विड गिल्लापन होता है। देखिए, अब गेहूं का बीज देखा होगा आपने, किसी भी और बीज को, जब तक उसको मॉइस्चर नहीं मिलता वो बीज, बुद्धि भी होगी, आत्मा भी तब तक प्रवेश नहीं करेगी, वो ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि मेमोरी जो है वो लिक्विड के पास है, बुद्धि बीज के पास है। उनको फंक्शन कराने के लिए जो है कुदरती शक्ति की ज़रूरत है, जिसको परमेश्वर परमात्मा कहते हैं। वो 5 जो तत्व है उनको फंक्शन कराता है। उनके फंक्शन से फिर हमारा सबसे पहले भ्रूण बनता है, जिसको नाभि कहते हैं। नाभि से जो नीचे को जड़ जाती है उसको हम प्लेसेंटा या नाड़ू, जिससे वो खुराक लेता है माँ की यूट्रस से, धरती से, उसको प्लेसेंटा, जो ऊपर की तरफ जाता है उसको तना कहते हैं। वो तना आगे जाकर सबसे पहले हार्ट का पेरिकार्डियम मसल और हार्ट को बनाता है। उस पेरिकार्डियम मसल से फिर हार्ट बनता है, हार्ट से फिर हमारी स्पाइन और ब्रेन और नाड़ी सिस्टम सारा बनता है। ये जो हार्ट है, हार्ट क्या करता है, हार्ट ही हमारी सेंसरी को जन्म देता है, हार्ट ही ब्रेन को जन्म देता है। जब इसकी हार्ट की जो रूट्स होती है वो नाभि में रहती है, बुद्धि नाभि में काम करती है। जो आत्मक शक्ति है फिर हार्ट के लेफ्ट पेरिकार्डियम मसल के पास आकर टिक जाती है, वहाँ वो फंक्शन करती है। ब्रेन में सारी बॉडी के फंक्शन के लिए हार्ट ही फीड करता है, और सेंसरी को जितना ही काम करता है वो ब्रेन करता है, हार्ट नहीं। वो ब्रेन से सेंसरी सब जुड़ती है। हार्ट की जितनी फंक्शन है ब्रेन और सेंसरी, ठीक है, वो ब्रेन की मदद से हार्ट में फीड होती है। तो ब्रेन जो है अभौतिक अंग है, वो नज़र नहीं आता, वो उसका कोई दायरा नहीं है, वो उसके सोचने का भी कोई दायरा नहीं। वो जैसा जैसा उसको समझ आता है, जैसा जैसा वो देखता है, उसके अपने ढंग से अपने ही निराले काम है। माइंड के पास जो बातें ये है, दिमाग जो है, जो उसमें फीडिंग हो गया, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो बर्थ के टाइम फीड हो गया, जब बाद में फीड हो गया, उसी से सारा फंक्शन, जैसे कोई रिदम है या इंटेस्टाइन के लिए या बॉडी के लिए जो ऑटो सिस्टम है जिसे कहते हैं, कंप्यूटर का एक ऑटो सिस्टम है, वो हमारे मस्तिष्क के पास, ब्रेन के पास, खोपड़ी के पास है। माइंड के पास जो है वो आइडिया हैं, विचार हैं, इधर उधर की अनुभूति है, सच्चा झूठा है, अच्छा बुरा है, लालच है, लोभ है, त्याग है, ये सारे काम माइंड के हैं, माइंड के पास है। आजकल अल्जाइमर और पार्किंसन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, डिप्रेशन है, एपिलेप्सी है, ये कितने ही रोग हैं, अकेले नहीं हैं, और इसी से लोग परेशान हैं। इवन ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर में हार्ट का कोई अपना रोल नहीं है बेचारे का, ठीक है। और एपिलेप्सी में, पार्किंसन में और अल्जाइमर में, जिसको डिमेंशिया भी बोलते हैं, किसी में माइंड का कोई ना, ब्रेन का कोई भी दोष नहीं है। ब्रेन की 3-4 कारणों के कारण ब्रेन में प्रॉब्लम आती है। मेजर प्रॉब्लम जो ब्रेन के फंक्शन में आती है वो माइंड की वजह से आती है। हमारे शरीर में बुद्धि वो जन्मों जन्मों में सीड में रहती है। देखिए, पहले जैसे हम सीड बोते हैं, उससे एक पेड़ खड़ा हो, उसको फूल लगते हैं, फिर फल बन जाते हैं। फल में जो सीड है, सीड बुद्धि की वजह से ही प्रिजर्व रहता है, क्योंकि बुद्धि में वो रिकॉर्डेड है कि ये किस चीज़ का बीज है, कैसे इसका तना बना था, कैसे पत्ते लगे थे, कैसे फूल बने थे, कैसे ये फल बना है। जब उसको दोबारा बोएंगे वो फिर याद आएगा, उसको फिर याद आएगा। कैसे याद आएगा? जब उसमें कुदरत की शक्ति, वही जो भौतिक गुण है, और उसकी याददाश्त शक्ति लिक्विड से जाग जाएगी, तो उसको फिर ख्याल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल चने का बीज है, मूंगफली का बीज है, सेब का बीज है, आम का बीज है, वो फिर जब उसको धरती में बोएंगे, धरती माता उसको, जैसे बच्चे को हम जन्म देती है हमारी माँ, हमें भी जन्म मिला है, ऐसे उसको जन्म देगी। और जब उसकी याददाश्त आएगी, सबसे पहले उसको ख्याल आएगा, आई बात है मैंगो, मैं तो मैंगो ट्री था। फिर पल कर कुदरत के सहारे
फिर वो मैंगो लगने लग जाएंगे, फिर उस पर एप्पल लगने लग जाएंगे, एप्पल वाले पे चने वाले के चने लग जाएंगे, गेहूं वाले पे गेहूं आ जाएगा, अनार वाले पे अनार आ जाएगा, मकई वाले को मकई भुट्टा आ जाएगा। जो बुद्धि है, ठीक है, वो नाभि में रहती है, शक्ति जो है हार्ट के पास रहती है, ठीक है। हमारे जैसे पहले प्राण भी जब बच्चा माँ के पेट में होता है, नाभि से ही प्राण चलते हैं, ठीक है। जब उसके बाद वहीं से बच्चा सांस लेता है, वहीं से नाड़ू से एक तरह खुराक मिलती है, उस टाइम लंग्स बच्चे के, ठीक है, माँ के पेट में भ्रूण में काम नहीं करते। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के वक्त जब उसका नाड़ू काटते हैं यहाँ से, ठीक है, जब नाड़ू काटा, पहले वो मेडिटेशन अवस्था में था बच्चा, उसको कुछ नहीं पता दुनिया का। जब नई दुनिया में आया, एक तो उसको श्वास खुला अलग मिला, तो एक उसको नई दुनिया थी। वो माइंड भी उसका और ब्रेन भी इंडिपेंडेंट फंक्शन तब करने लगता है। अगर बच्चा जब नया सांस लेता है, रोता है, अगर वो नहीं रोएगा तो वो मेंटली और ब्रेन के तौर पे रिटायर्ड हो जाएगा। इसलिए आज भी, पहले भी हमारी दाइयाँ बच्चे को ऐसे ऐसे करके सिर में मत्थे मार के रवाती थी। जब बच्चा जितना चीखेगा उस वक्त, उतना ब्रेन में जितने हैं उसके तरंगे, उसकी जो लहरें हैं, बढ़िया डेवलप होगी और उसका ब्रेन बहुत मस्तक बढ़िया डेवलप होगा। अगर बच्चा रोएगा नहीं, कम रोएगा, तो बच्चे का जो ब्रेन है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे मेंटली रिटायर्ड है। इसलिए माइंड जो है ब्रेन को कंट्रोल भी करता है। ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा सारी बॉडी को, बचपन से जब हम जन्म लेते हैं, अंदर से जब हमारी बॉडी डेवलप होती है, हार्ट द्वारा बनाया एक ऑर्गन है। बॉडी का मेन फंक्शन हार्ट के पास है, ब्रेन के पास नहीं है, ना ही माइंड के पास है। बुद्धि हमारी नाभि में रहती है, हार्ट यहाँ रहता है। अगर ये दोनों का सुमेल ठीक रहे तो हमारा माइंड सही फंक्शन करता है। हमारा सारा सिस्टम जो है प्राण की वजह से चलता है। ये जो दूसरी अपान बाजू है और समान बाजू है और उदान बाजू है और व्यान बाजू है या प्राण बाजू है, ये सारी हमारे अंदर जो एनर्जी है प्राण की, उसकी सतह है, कोई अलग चीज़ नहीं। किस सतह पे कोई कैसे काम कर रहा है। अगर हमारी प्राण बाजू को हम बैलेंस करके रखते हैं तो सारी सतह ठीक रहती है। अगर सारी बॉडी की सतह ठीक है तो हमारा नर्वस सिस्टम ठीक है, नर्वस सिस्टम ठीक है तो बुद्धि ठीक है, तो अगर बुद्धि ठीक है तो माइंड बुद्धि के कंट्रोल में सही काम करता है। अगर माइंड सही काम कर रहा है तो ब्रेन सही काम करता है। सिर्फ ब्रेन में प्रॉब्लम क्या आती है कि सडन कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, हम खाने पीने में गलत, शराब ना पी, ज़्यादा पीने लग जाए, नशे ना ज़्यादा करने लग जाए। वीर्य शक्ति है वो आदमी की बहुत बड़ी एनर्जी है। जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ ज़्यादा अल्जाइमर की, भूलने की प्रॉब्लम आ रही है या पार्किंसंस की, उनका रीज़न है कि उनको वीर्य की प्रॉब्लम है। या तो वीर्य सही बन नहीं रहा, जब वीर्य ज़्यादा खर्च करते हैं, पहली बात। और दूसरी, अल्जाइमर के लिए हमारा माइंड दोषी है, ब्रेन नहीं। क्योंकि सप्रेशन, डिप्रेशन, गमी खुशी, अच्छाई बुराई, ठीक है नहीं, नफ़ा नुकसान, नफ़रत, ईर्षा बोलते हैं, और मोहब्बत, ये सारे इमोशन, सेंटीमेंट्स, सारी चीज़ें जो है ये माइंड की खेल है। हम देखिए, जब तक हमारा जो ब्रेन है वो भौतिक है, माइंड अभौतिक है, वो नज़र नहीं आता। तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, वो मेरी ब्रेन का काम है या फिर मेरी माइंड का काम है? दोनों का काम है, मगर माइंड जो है भौतिक है, जो ब्रेन है वो भौतिक है। ब्रेन हमारे विजिबल है, हमारी खोपड़ी में है, हमारे सिर में है। जो माइंड है वो हार्ट में है, मगर वो उसका कोई दायरा नहीं है। वो यहाँ बैठा बैठा क्या सोच रहा है, मैं चंद्रमा पे जाना चाह रहा हूँ, है ना, क्योंकि चंद्रमा की बातें सुनिए। बैठा बैठा क्या कर रहा है, अब मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाह रहा हूँ। बैठा बैठा क्या कर रहा है, मोदी साहब को मैं रिप्लेस कर दूंगा। करे ना करे, कर रहे ना, क्या कर रहा है, वहाँ ये हो गया, मैं होता तो सारे लोगों को परे कर देता। ये माइंड की खेल है।
माइंड वो बातें करता है जो इसने सुनी हुई है, जो देखी हुई है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो होने वाली उसको पता है, बातों से ये होने वाली है, उसके बारे में ये दौड़ है इसकी दौड़ का कोई दायरा ही नहीं माइंड का। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि माइंड और ब्रेन में क्या अंतर होता है। इससे बाद हम पर्टिकुलर सिंगल बीमारियों पे बात करेंगे। हम अल्जाइमर के बारे में बात कर रहे थे, तो अल्जाइमर होने के क्या सिम्टम होते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए, बेसिकली पहले अल्जाइमर है क्या? अल्जाइमर को अभुल भी बोलते हैं, भूलना जिसे कहते हैं, भूल जाता है आदमी। अल्जाइमर को डिमेंशिया भी बोलते हैं, और लोगों ने अल्जाइमर और डिमेंशिया को अलग अलग बना रखा है। अल्जाइमर को यूनानी में निशान बोलते हैं, निशान। इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। डॉक्टर साहब, हम अल्जाइमर के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर किसी को अल्जाइमर हो गया तो उसे कैसे पता चलेगा? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। अल्जाइमर का ऐसा होता है, देखो, एक तो आप वर्कलोड की वजह से भूल जाते हैं किसी बात को, या जल्दी की वजह से भूल जाते हैं, ये और बात है। अल्जाइमर में आदमी ऐसा होता है कि जैसे आप हैं, मेरे को ये पता है आप भूपेश के बेटे हैं, आपका नाम विभोर है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप मेरी इंटरव्यू लेने भी आते हैं। जैसे आप बैठे हैं, आप सोचेंगे मेरे को तो पुराने जानते हैं, मेरे पास इंटरव्यू देने आता था, इनकी इंटरव्यू लेने आता था, मेरे फादर की वजह से भी मेरे को जानते हैं, मैं एक दो बार दवाई लेने आया हूँ, 4 बार मेरी मदर के साथ बहुत बार आया हूँ, मेरे को जानते हैं। मगर वो आप मेरे पास बैठेंगे, आप सोचने लग जाएंगे मेरे को कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा। मैं किसी चीज़ को, जान पहचान वाली चीज़ को जब अंदर से उसकी मेमोरी और रिकॉग्नाइजेशन करनी भूल जाने जाता हूँ, नहीं फैलता, उसको अल्जाइमर और डिमेंशिया कहते हैं। उसका रीज़न 3-4 है। सबसे बड़ा रीज़न है, ज़िंदगी में आपका अंदर कोई बड़ा सदमा, उस सदमे को अंदर ही अंदर बर्दाश्त करना, उसको किसी से कथारसिस ना करना, उसी से साझा ना करना। उस सदमे को के 3-4 बीमारी उससे पैदा होती है। वो अलग अलग किस्म के सदमे होते हैं, अलग अलग किस्म के समाज में हैपनिंग होती है। जैसे हम कोई बात है, जब किसी बात को हम छुपाते हैं, उसको कहते हैं सप्रेशन। सप्रेस कर लिया हमने अंदर अपना, बाहर नहीं निकाला। उस सप्रेशन से एक बीमारी तो होती है डिप्रेशन, क्योंकि डीप चला गया, डिप्रेशन की आ गई। जब किसी चीज़ को आप सप्रेस करेंगे, देन डिप्रेशन डिजीज़ विल कम आउट, डिप्रेशन बन के आ जाएगी। और ज़्यादा उसको आप ज़्यादा मात्रा में करते रहेंगे, फिर क्या होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे 2 जो हैं मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। उसमें से ग्रे मैटर और वाइट मैटर सिंक्रोनाइज करते हैं हमारी याद को कम्युनिकेट करने के लिए और माइंड से रिसीव करने के लिए आपस में। उनका कम्युनिकेशन गायब जो है बिल्कुल स्लो हो जाता है, फिर याददाश्त कम हो जाती है। जब कम्युनिकेशन गायब किसी दायरे में माइंड के कम होता है, तो उसकी वजह से अल्जाइमर। डॉक्टर साहब, अल्जाइमर की भी कोई उम्र होती है या छोटे बच्चों में होती है? अल्जाइमर की कोई उम्र नहीं। छोटे बच्चों का ऐसा है कि छोटे बच्चे जब होते हैं, उनको कोई ज़्यादा किसी चीज़ को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बंद बोतलें आती है पानी वाली, अल्जाइमर और पार्किंसंस, इनका बड़ा कारण जो है डिस्पोजेबल ये जितना मटेरियल आ रहा है फाइबर का, जिसमें स्पेशल पानी है जिसको मिनरल वाटर कहते हैं, इट्स वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। प्लास्टिक की जो बोतलें होती हाँ, जो इससे बेटर है आप किसी छप्पड़ का पानी सीधा पी लेंगे बिना छाने, वो नुकसान नहीं करेगा। बेसिकली प्लास्टिक जो है बहुत ही स्लोली वाटर में डिज़ोल्व होती है और इतनी मिन्यूटली और रिफाइंड ढंग से डिज़ोल्व होती है कि बॉडी को उसको फिल्टर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर हमारे ब्लड में जाकर आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्रेन में डिपॉजिट होती है। नवी रिसर्च में कई लोगों के ब्रेन में हाफ टीस्पून वो फाइबर मिला है जो बोतलों का है। वो उनकी जब वो नवा वो देखा गया, तो फिर देखा गया कि पार्किंसंस और अल्जाइमर का ये बहुत बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि वो जाकर किसी, जैसे क्या होता है। डॉक्टर साहब, हम अल्जाइमर के बारे में बात कर रहे थे, तो अल्जाइमर में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है? स्टार्टिंग में अगर जिस मनुष्य को, चाहे फीमेल है चाहे
चाहे औरत है चाहे आदमी है। अगर कोई ऐसा समझदार परिवार के मेंबर या मिलने वाला दोस्त मिल जाए, उसका कथारसिस कराने लग जाए, तो ये बीमारी होती होती ही ख़त्म हो जाती है, होती नहीं। अगर उसको एक पासे करते हैं कि किसी घर में मेहमान आए, ये तो यार भूल जाता है, इसका पता नहीं क्या बोल दे, करारी कर देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बड़ा बीमार बन जाता है। इसकी यूनानी और आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। एलोपैथी में इसके लिए सिर्फ नशे हैं, जिनको शराब के नशे, फ़ीम के नशे हैं, ऐसे ही इनके पास ब्रेन के लिए नशे हैं। वो नशे की वजह से आदमी थोड़ा उस कमज़ोर रहता है, ब्रेन में को नशा रहता है तो आदमी ठीक लगता है। डॉक्टर साहब, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, ये ज़्यादातर मेल्स में ही क्यों देखने को मिलता है, लेडीज़ में इसका कम असर क्यों होता है? लेडीज़ ऐसा है, लेडीज़ में कथारसिस के सोर्स बहुत है। लेडीज़ जब बैठती है बातें करनी हटती नहीं है, किसी की बातें करेगी, ये और नहीं तो घर वाले को डंडा दे लेगी, ये और नहीं तो भाई को डंडा दे लेगी, ये और नहीं तो रिश्तेदार को डंडा दे लेगी, और नहीं तो तेरे कुड़मे की जान पहचान शुरू कर लेगी, और नहीं तो त्यों नहीं करेगा तो अपनी शुरू कर लेगी। आदमी जो है बाहर बहुत चलता फिरता है, उसको पता है बाहर चलने फिरते हैं उसने काम करना है, इसलिए उसको हर बात सोच कर करनी पड़ती है, कई चीज़ें उसको दबानी पड़ती है, क्योंकि अगर आदमी हर जगह बात करेगा तो किसी से झगड़ा हो जाएगा, गाल गलोच हो जाएगा, उसका कामकाज की जगह झगड़े का कारण बन जाएगा। इसलिए बहुत बातें जो आदमी को सप्रेस करनी पड़ती है, उस सप्रेशन से डिप्रेशन हो जाता है, उस डिप्रेशन से फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंसरी में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी से डिमेंशिया, इसी से अल्जाइमर पैदा होता है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को अल्जाइमर हो गया है तो उसे आयुर्वेद में, यूनानी में कैसे ठीक कर सकते हैं? उसको ऐसा है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके लिए आयुर्वेद और यूनानी में बहुत अच्छी ब्रेन की दवाई है, और उसमें घरेलू इलाज बहुत हैं। वो ब्रेन की दवाइयों से ऐसा होता है, वो उस एरिए को, वो ब्लड को इस ढंग से फिल्टर कर देते हैं, ब्लड में ये डिप्रेशन और सप्रेशन की वजह से हैवी मैटर आ जाते हैं। उन हैवी मैटर्स को, जैसे बकापा मनोरी है, ब्रह्मी बूटी है, ठीक है, दालचीनी है, धनिया पाउडर है, शंख पुष्पी है, ये हमारे पोस्त है, पोस्त के बीज हैं, मगज हैं सारे, खरबूजा है, तरबूज है, खदवाना है, और स्पेशल पार्किंसंस के लिए जो संड्रोपा है या मंडोपा है, यही दवाई बनती है। ये पनीर है, ये पनीर का जो पनीर में ये सबसे ज़्यादा होता है। कितनी चीज़ें हैं जो हमें अवेयरनेस नहीं है हमें। जैसे हम विटामिन डी की बात करेंगे, विटामिन डी क्या कहेंगे, ये रेड मीट में होता है ना, साइंस वाले ये कहेंगे ये अंडे में होता है। उनको ये नहीं पता कि रेड जो विटामिन डी है वो करेले में भी है, घी में भी है, रामतोरी में भी है, अमरूद में भी है, संतरे में भी है, माल्टे में भी है, केले में भी है, हर चीज़ में विटामिन डी है। जो धूप में कोई चीज़ पनपती है और पलती है खुली धूप में, उसमें विटामिन डी और कैल्शियम है ही है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाए, माइंड की प्रॉब्लम हो जाए, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन है, तो वो ठीक नहीं हो पाती, 100% क्योरेबल नहीं है, क्या ये सही है? ऐसा है, ये डिपेंड करता है किस स्टेज में है। हर चीज़ की एक स्टेज होती है। जैसे देखिए, एक आदमी है, उसकी कैपेसिटी है 20 किलो की पकड़ कर निकालने की, ऐसी मेडिसिन दवाइयाँ हैं, वो उस चीज़ को 20 किलो के वेट को बाहर निकाल सकती है। अगर आदमी 40 किलो डीप चला गया तो वो कैसे उठाएंगे? ये स्टेज है कि बीमारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। बीमारी अगर इस अवस्था में चली जाती है तो कई बार क्योरेबल नहीं होती, मुश्किल हो जाती है। मगर पार्किंसंस और डिमेंशिया, अल्जाइमर, इनका अगर स्टार्टिंग में स्पेशली यूनानी मेडिसिन में जो मैं देखा है, आयुर्वेद को भी मैं काम कर रहा हूँ, और मैं यूनानी और आयुर्वेद की जितनी क्रूड फॉर्म में हर्बल है, मैं उन पे ज़्यादा काम करता हूँ। पढ़ता मैं बहुत हूँ, 16-17 घंटे काम करता हूँ। मैं देखा है, अगर आप सीधी जड़ी बूटी देंगे, उससे तकरीबन बहुत ही बीमारियाँ जो कहते हैं क्योर होती ही नहीं, क्योर हो जाती है। उनका मेरा काम नहीं है, ये पहले काम किया हुआ है। इब्न सिन ने किया है, अलकिंडी ने किया है, अल-जफ़ा ने किया है, चरक ने किया है, और बहुत हमारे लोगों ने पहले काम किया हुआ है। मैंने भी बहुत नमा काम किया है बहुत जड़ी बूटियों पे, उनका कम्बिनेशन मैंने बहुत बनाए हैं।
जैसे डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि सप्रेस करने के बाद डिप्रेशन हो जाता है, तो डिप्रेशन होता क्यों है और कितनी गंभीर बीमारी है ये डिप्रेशन? सप्रेस होता किसी चीज़ को दबाना। जब आप सप्रेस करते रहेंगे, उसमें चीज़ दबाते रहेंगे, वो बहुत डीप चली जाएगी। जब वो डीप पड़ी है चीज़, आप करना चाह रहे हो, वो आपके अंदर डीप पड़ी है, तो आप कैसे उससे उससे उसको खेलेंगे, कैसे उसे प्ले कैसे करेंगे? ये आपके बूट ही हैं, एक तो ऊपर पड़े हैं सरफेस पे, आपने पाँव में डालने हैं, एक आहिस्ता आहिस्ता इस पर मिट्टी का ढेर 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 करता रहा, बहुत ऊंचा ढेर हो गया, आपने बूट डालने हैं, कहाँ से निकालेंगे आप? ये और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अब जो बात आपके नीचे चल के घर कर गई है, आपके ब्रेन में जाकर पूरी नीचे तक रिकॉर्ड हो गई है, उसको वाश करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो डिप्रेशन है, सदा ही रहता है, अगर ज़्यादा हो जाए, डीप चला जाए, अगर थोड़ा हो तो वाश हो जाता है। डॉक्टर साहब कई बार लोग ना नशों का इस्तेमाल करते हैं अपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, तो उनके लिए वो भी नुकसानदायक होता है, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जब कोई डिप्रेशन होता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, तो जितनी देर नशा करते हैं तो बॉडी का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, उनको कुछ देर के लिए रिलीफ मिलता है, बेबस है। उनके लिए ऐसा है कि जिन लोगों को डिप्रेशन या सप्रेशन की वजह से डिप्रेशन होता है, या डिमेंशिया होता है, या अल्जाइमर होता है, तो वो उनके लिए ऐसा है, आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत हमारे पास खुराकें हैं। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे लोग डिप्रेशन में जो होते हैं वो नशों का सहारा लेते हैं, उसमें आप उपाय बता रहे थे उनको कैसे वो उससे निजात पा सकते निजात ऐसा है जैसे कोई शराब पीता है, शराब के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाई है। शराब लीवर पे इफ़ेक्ट करती है, इंटेस्टाइन पे इफ़ेक्ट करती है। जब लीवर और इंटेस्टाइन पे इफ़ेक्ट करती है तो हमारे माइंड से ब्रेन में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है? तो आदमी चाहता है कि मैं पीऊँ, उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी हर्बल है, यूनानी में भी है, आयुर्वेद में भी है, नेचुरल सिस्टम में भी है, और उसके लिए योग भी है। वो उनकी वजह से हम इसे ठीक कर सकते हैं। जैसे शराबी है कोई, उस शराब वाले को क्या करना है, डॉक्टर बोलते हैं दूध ना दो। कोई शराब पीने वाला है, उसको गाय भैंस का ताज़ा दूध पिला दो शाम को। हाँ, अगर उसने 7 बजे शराब पीनी है, उसको 6:30 बजे दूध पिला दो 2 गिलास, वो शराब पिएगा ही नहीं। कौन बताएगा इनको? ये बस इनके सिलेबस में नहीं है, बेचारे को पढ़ाया उतना गया है, क्या करे? उसके बाद सुबह उठे, उसको पुनर्नेवा, गोखरू, जख्म हयात, काहू, कुल्फ़ा, काशनी, जी साहब, इनका काढ़ा पिला दो। 6 ग्राम ये लेकर सामान 300 ग्राम पानी में उबालो और ठंडा करो, पिला दो। उसमें ठंडा करके थोड़ा मीठा डाल दो, दूध डाल दो, हैंगओवर भी ख़त्म हो जाएगा, पेशाब भी खुल के आएगा, किडनी भी साफ़ हो जाएगी, लीवर भी ठीक हो जाएगा, उसमें उसका एसिड भी कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड जब पेट में बढ़ता है तो शराब की डिमांड करता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। रात को दूध पिला दो, 10 दिन के अंदर वो शराबी कभी शराब नहीं पिएगा। डॉक्टर साहब ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हो कि 10 दिन में शराब छोड़ दें। छोड़ जाएगा, शराब नहीं पिएगा। मगर ध्यान करना, अगर आदमी वो डिटर्मिनेड हो साथ में, अगर वो कहे मैं नहीं पीना तो क्या करेंगे? जी डॉक्टर साहब, अब हम दिमाग की बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे, हम पार्किंसन के ऊपर बात करते हैं। अब पार्किंसन क्या होता है और क्यों होता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये भी डिप्रेशन, सप्रेशन, गुस्सा, और दूसरा पार्किंसन में सबसे बड़ा रीज़न है ठंडी चीज़ें खानी। जो आदमी ठंडी चीज़ें खाएगा और फ्राइड चीज़ें खाएगा साथ में, उनको पार्किंसन का 80% चांसेस होते हैं आम लोगों के कंपेरेटिवली होने के। बाकी ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी चला आता है, मगर ज़्यादा चांसेस उन लोगों को होते हैं, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। नर्वस सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है तो हम ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी शरीर में सौदा, जिसको ब्लैक फ्लूइड कहते हैं, वो बढ़ जाता है। इसको यूनानी में कहते हैं रश। हम कहते सड़कों पे रश हो गया, भीड़ बढ़ गई, ये शब्द वहाँ से आया हुआ है। रश जानते ना, रश हो गया, भीड़ बढ़ जाना। तो हमारे जो फ्लूइड सिस्टम में जब सौदा बढ़ता है तो थिकनेस आ जाती है उस जगह, जहाँ थिकनेस आ गई जिस जोन में, वहाँ पार्किंसन का क्या, वहाँ हमारा जो है मोटर नर्व और सेंसरी सिस्टम दोनों कमज़ोर हो जाएंगे, और दोनों पार्किंसन के रीज़न है। ग्रे मैटर, ब्लैक वाइट मैटर तो कहानी है, दोनों रीज़न है।
तो दोनों के लिए बहुत ही सुंदर दवाइयाँ हैं। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं पार्किंसन के? पार्किंसन के सिम्टम ऐसे होते हैं, जैसे ये आपके हाथ हैं, ये बाएं हैं, ठीक है नहीं, ये कोई चीज़ को आप इसको उठाने लगेंगे, ऐसे ऐसे उठाएंगे, पकड़ी नहीं जाएगी, ग्रिप खत्म हो जाएगी, पड़ जाएंगे, गिर जाएगी, कामते रहेंगे। और आपके उसके ज़्यादा जब और बढ़ जाएगी तो आप चलने में मुश्किल, पाँव ठीक नहीं टिकेंगे आपके फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे जुबान भी कांपने लग जाएगी। ऐसे इसको कंपकपी कहते हैं आयुर्वेद में, उसमें वो आ जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या इसे इनिशियल स्टेज में हम ठीक कर सकते हैं? इनिशियल स्टेज में इसका कंट्रोल है, ठीक हो जाता है। आयुर्वेद और यूनानी में इसका क्या इलाज है? आयुर्वेद और यूनानी में इसका ऐसा है, इसमें बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पार्किंसन और डिमेंशिया में ज़्यादा विटामिन डी बहुत काम करता है। इसमें अच्छे जो है, ख़ास करके हमारे मगज़ हैं जिनको कहते हैं, जैसे पेठा है, कद्दू है, घिया है, खीरा है, इनके मगज़ चारों वो बहुत काम करते हैं। इसमें भंग है, बहुत काम करती है। अकततूरा जिसे बोलते हैं, उसकी सीड है, उनकी दवाई बनती है। भंग के पत्ते धोकर अकततूरे को मारकर, ठीक है, और उसके आगे पोस्त के बीज जिसे खसखस कहते हैं उसको, ये फिर इनको शहद मिलाकर फिर देसी घी में भुनाई करनी पड़ती है। वो उसके बाद इसकी दवाई बन जाती है। उस पर काफ़ी ज़्यादा इसकी बहुत अच्छी रिकवरी है। और उसके बाद पार्किंसन वाले को हमेशा चिरांद की जितनी गाय भैंस है उनका दूध, क्योंकि मैं पहले भी कहा है, जो गाय भैंस है और बकरी है, बकरी 100 से ऊपर हर्ज खाती है, तो भैंस 50 से ऊपर खाती है, गाय 65-70 के करीब हर्ज खाती है। वो जो हर्ज का जो है एक्सट्रैक्ट है वो दूध को पुराने ऋषि मुनि और पुराने साधुओं ने, जो बेसिकली साधु थे, उनको अमृत कहा है। अमृत वो होता है जो अमर करता है, जो जीते जी आपको किसी बीमारी से रहित रखता है, उसको अमृत कहते हैं। और दूध को पूरा पौष्टिक और कंप्लीट डाइट कहा गया है, आयुर्वेद में भी और यूनानी में भी। डॉक्टर साहब, जिनको पार्किंसन हो जाता है, क्या पार्किंसन होने की भी कोई एज लिमिट होती है? पार्किंसन की वैसे तो 50 साल से ऊपर वाले लोगों को कंसीडर करते हैं। डॉक्टर साहब, पार्किंसन भी ज़्यादातर मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है फीमेल्स के बजाय। और रीज़न वही है मेल का, कि सारा डिप्रेशन सप्रेशन बाहर घूमकर वो काटता है। उसको पैसा, रोटी कमाने जा रहा है, कहीं उसको रोज़गार मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं उसको दिहाड़ी मिलती है, नहीं मिलती, कहीं बेचारे को रोटी मिलती है, नहीं मिलती। फिर वो काम भी कर रहा है, मालिक की तरफ ही देख रहा है, पीछे अपनी फैमिली की तरफ भी देख रहा है। फिर वो अपनी फैमिली के हालात देखकर उनको अपनी दुख वाली बात नहीं बता रहा, वहाँ भी सप्रेशन में है, घर में भी सप्रेशन में है। वो दोनों डिप्रेशन उसके पास आ जाते हैं। डिप्रेशन इज़ द रीज़न ऑफ काज ऑफ पार्किंसंस, डिमेंशिया, अल्जाइमर, इवन एपिलेप्सी आल्सो। डॉक्टर साहब, एपिलेप्सी भी एक बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है आजकल के टाइम में, बहुत ज़्यादा, ये बहुत बढ़ी रही है। इसके क्या कारण है? इसका रीज़न, एपिलेप्सी का सबसे बड़ा रीज़न हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है। और दुख की बात ये है कि ना तो अल्जाइमर का कोई टेस्ट है, ना पार्किंसंस का कोई टेस्ट है। ये सारे फर्जी टेस्ट, फर्जी बाड़े हैं कंप्यूटर के, कोई टेस्ट नहीं सही इनका। अगर कोई सही टेस्ट है तो मेरे को कोई भी आकर दिखा दे। तो इसका अकेला सिम्टम से पता कर सकते हैं हम? सिम्टम से ही पता लगता है, जब किसी को पार्किंसंस होता है उसकी सिम्टम है। डॉक्टर साहब, हम एपिलेप्सी के बारे में बात कर रहे थे, तो एपिलेप्सी होता क्या है और आजकल के टाइम में ये ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है? एपिलेप्सी की बात करते करते चलिए, एपिलेप्सी बेसिकली है क्या? एपिलेप्सी को हमारे आम भाषा में मिर्गी बोलते हैं। मिर्गी का दौरा पड़ गया। अगर हम मिर्गी की बात करेंगे, पुराने बुजुर्ग आपको बता देंगे कि मिर्गी की क्या सिम्टम है। वो बता देंगे, अरे मिर्गी वाला पेशेंट पहले उसकी आंखों को ऐसे ऐसे होने लगता है जब दौरा पड़ता है, फिर गिर जाता है, फिर उनकी टांगें ऐसे ऐसे होने लगती है, फिर मुंह में झग आती है, फिर उसके हाथ पैर सख्त हो जाते हैं, फिर उसका ऐसे लगता है ये बंदा गया। और कुछ देर के बाद फिर उसका वो मालिश मुलिश पाँव की करते हैं, उनको सब हिलाते हैं, फिर ठीक हो जाता है ना। मिर्गी की ये बातें करते हैं। मिर्गी का आदमी जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है।
डिप्रेशन सप्रेशन उसको भी रहने लग जाता है, उसकी वजह से कुछ पहले होता है, ये भी डिप्रेशन सप्रेशन की बात है। मगर मिर्गी का जब दौरा पड़ता है, उसके दौरे का सबसे बड़ा रीज़न पेट होता है। जब भी आपकी नाभि के इर्द गिर्द जो आप श्वास लेते हैं, आपके दो स्वर हैं, एक चंद्रमा स्वर है, एक सूर्य स्वर है। आपको बड़ी सरप्राइज होगा कि हमारे डॉक्टर बोलेंगे लंग्स में हवा भरो, उनको ये नहीं पता कि लंग्स सांस नहीं लेती। लंग्स और हार्ट जो है, दिल, ये सांस छोड़ते हैं। सांस हमारी कौन लेती है? किडनी और लीवर हेल्प करते हैं, नाभि सांस लेती है। सांस लेकर देखिए आप, लग देखिए कौन ले रहा है सांस? ये नाभि से है। क्योंकि जब बच्चे का माँ के पेट में होता है, सांस सीधा नाभि से ही चलता है, अब भी नाभि में चलता है, वो कटा जाता है नाड़ू, उसके बाद फिर वहाँ त्रिकुटी से होकर सांस यहाँ आता है। जब हम सांस लेते हैं तो नाभि से। कुदरत से हमारा सांस के दो संपर्क रहते हैं, एक जब हम सांस लेते हैं वो नाभि में आता है, जब छोड़ते हैं वो दिल से जाता है, नस। ये कुदरत से हमारा रिदम है सांस का, जो हम कभी देखते नहीं हैं। नाभि जो हमारी है वो चंद्रमुखी है, सूर्य जो हार्ट हमारा है वो सूर्यमुखी है। ये बातें समझने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य जो है तपस और गर्म है, ठीक है। हालांकि नाभि को हमारे गर्मी बोला जाता है, मगर नाभि का संबंध सीधा पृथ्वी के साथ है, इसलिए इसका जो तना है ऊपर है अपने दिल के साथ, जड़ है जो नीचे है। इस करके ये धरती की वजह के साथ साथ ये हमारी बॉडी का बैलेंस है। समझा की बात मेरी? वो आजकल जो एपिलेप्सी में क्या होता है कि नाभि का बैलेंस बिगड़ा हुआ है खाने की वजह से। खाना हम भागते भागते खा रहे हैं, कभी भूखे पेट जा रहे हैं, कभी रात को 2 बजे खा रहे हैं, कभी सुबह उठते हैं 11 बजे तो 12 बजे खा रहे हैं। उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है, हमारा जो पाचन सिस्टम है, वो ख़राब हो रहा है। पाचन सिस्टम की वजह से जब हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, जहाँ एसिडिटी होती है, जहाँ बिंड जहाँ इकट्ठी हो जाती है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये धक्का मारती है। जिनको एपिलेप्सी की शिकायत होती है तो उनको फिर उस टाइम अटैक हो जाता है, वो बिंड की वजह से। और एपिलेप्सी को क्या पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं? एपिलेप्सी करीब टाइम लगता है, ठीक हो जाती है। मेरे पास काफ़ी केस आए हैं, उनको एलोपैथी में एपिलेप्सी के लिए दवाई खाते रहे हैं लोग, वो आहिस्ता आहिस्ता में 1-2 साल में उसको छुड़ाकर उसके बाद ठीक हो जाती है। एपिलेप्सी का क्या होम रेमेडी है, क्या घरेलू इलाज है? घरेलू इलाज में एपिलेप्सी के लिए ब्रेन की दवाइयाँ हैं, उसमें कुछ काढ़े हैं जो देते हैं। उसमें एक तो शंखपुष्पी होती है, सारा कुछ तो नहीं बताया, एक बच होती है, बच जिसको कैलमस बोलते हैं। फिर उसमें देसी धनिया, ये बाड़ वाला नहीं, देसी धनिया ब्रेन कट होने पे, काली मिर्च होती है, और ब्रह्मी बूटी होती है, ठीक है। ऐसे कई बूटी हैं, उनका काढ़ा बन जाता है। उनको उबालकर जब काढ़ा देंगे, खाली एपिलेप्सी नहीं, वो जितने ना ब्रेन से रिलेटेड हैं, डिमेंशिया, एपिलेप्सी, पार्किंसन, सभी को ठीक करता है। उसके बाद खाने में आप उनको खसखस, मगज चारों, अलसी और काली मिर्ची, छोटी इलायची, और उसमें इनको रगड़ो, उसमें दूध में उबालो, 1-2 साथ में खजूर दो, वो 5-7 महीने देंगे, और बाकी 2-4 हर्ब की दवाइयाँ हैं वो साथ में देंगे। ये एपिलेप्सी, डिमेंशिया, पार्किंसन, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर साहब, जिनको ब्रेन की प्रॉब्लम है, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन, एपिलेप्सी, इनको क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है? इनको देखिए, ब्रेन वाले को खाने से ज़्यादा उसका दिनचर्या ठीक होना चाहिए। दिनचर्या ऐसा होता है, आदमी को एक तो अपने साथ डिसिप्लिन लो, सोसाइटी के साथ डिसिप्लिन की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप अपने साथ डिसिप्लिन्ड हैं, अपने साथ एकाग्र हैं, तो कुछ नहीं होता। टाइम पे उठना, सूर्य जागने से पहले जाग जाओ, ठीक है। सूर्य को सोने से पहले खाना खा लो, 2 बातें। जब टट्टी पेशाब आता है, वक्त से टट्टी पेशाब कर लो, उसको कभी ना रोको।
जब पानी की प्यास लगती है उसको पानी को पियो। और दूसरा, उठकर ये हमारा शरीर सारी रात आराम करता है, इसकी एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से हमारे सारा जो ब्लड होता है बॉडी का, वो सारा बॉडी में चलता है, और खुली हवा में एक्सरसाइज करने से हमारा खून शुद्ध होता है और पूरी उसमें ऑक्सीजन होती है। जब ऑक्सीजन पूरी मिलती है तो प्राण शक्ति हमारी भरपूर बॉडी में घूमती है। जहाँ प्राण शक्ति ऑक्सीजन और ब्लड के साथ घूम जाएगी, वहाँ बीमारी अपने आप चली जाएगी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ और खुराक ज़रूर होनी चाहिए। ये प्रिलिमिनरी जो है, पहला कदम यही होना चाहिए। जो आदमी सुबह टाइम पे नहीं उठता, अपना बिस्तर नहीं छोड़ता, वो कभी ना कभी इन बीमारियों का, डिप्रेशन, सप्रेशन, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, इनका शिकार होगा ही होगा। अगर आप दिनचर्या अपना ठीक करते हैं, खाना ठीक करते हैं, सैर करते हैं, काम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक करते हैं, तो बीमारियों का आपके घर में और आपके पास जगह ही नहीं रहती। हम बीमारियों के लिए जगह खाली करते हैं ऐसे, जब हम बिस्तर में लेटे रहते हैं, टाइम पे उठते नहीं, टट्टी पेशाब आ रहा है, चलो 10 मिनट में जाते हैं, तू बैठा है दोस्त हम चाय पी लेते हैं, टाइम पे नहीं जाते, रोक लेंगे। क्योंकि टट्टी पेशाब है क्या? हमारा शरीर है खाना और पखाना। पखाने का मीनिंग कला टट्टी नहीं है, पाना और निकालना, डालना और निकालना। जो अगर निकालोगे तो पाओगे। अगर आपके अंदर आपने टट्टी रोक ली या पेशाब रोक ली, वो हमारा यूज़ किया हुआ दुर्गंध का हिस्सा शरीर में पड़ा है। जब हम उसे रोकेंगे तो शरीर में दूषित जो है, उस शरीर में बीमारियों के जो है कीटाणु, एलिमेंट्स जो है पैदा होंगे। जब वो पैदा होंगे बीमार होंगे। इसलिए दिनचर्या जो मैं कह रहे हैं, टाइम पे उठना, सुबह पानी पीना, टट्टी पेशाब टाइम पे करना, और अपनी टाइम पे एक्सरसाइज करनी, टाइम पे साफ़ सुथरा सीजन का, बिना सीजन के नहीं, ताज़ा भोजन खाना, और सीजन के ही फ्रूट फल खाने। कोई अगर सीजन का नहीं मिलता, फल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने एरिए के टोपोग्राफिकल जो आपके क्लाइमेट में फल सब्जियाँ पैदा होती है, वही खाएं। अगर वो खाएंगे, उसी वातावरण में आप पनपे हैं, उसी में वो पनप रही है, उसी में आप रह रहे हैं, उसी में वो रह रही है, वो आपके 101% बॉडी के लिए, सेहत के लिए, आपकी बीमारियों की रोकथाम के लिए सूटेबल है। वही खाएं। अगर वो खाएंगे, आप बीमार कभी नहीं होंगे। अगर आप किताबें पढ़ के आप बाज़ार में कौन सा फल आया है, वो बीमारी का कारण है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आम का सीज़न शुरू हुआ है और कई लोग ये कह रहे हैं कि अभी वाला जो आम है वो खाना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा है, हमारे जो लोकल आम है, जब तक वो पकने नहीं लगता दूसरा आम ना खाएं। जैसे अभी मार्केट में सफ़ेद आम आ रहा है, ठीक है, इसको बंगनवेली भी कहते हैं, बंगनवेली आम है। ये आम जो है आंध्रा से और तमिलनाडु वगैरह से ज़्यादा होता है। ये आम जो है वहाँ से बहुत कच्चा टूट रहा है। कच्चा टूटने के बाद ये फिर आम पक कर रहा है ना, कच्चा आम है। जो कच्चा आम है, इसमें अभी ना तो प्रॉपर जो हो इसमें एंजाइम पैदा हुए होते हैं, उन एंजाइम से ही इसकी स्वीटनेस आती है, उस एंजाइम से ही इसमें फ्लेवर आता है। जिसमें खुशबू नहीं, वो फूल की कीमत क्या? जो मोहब्बत करने वाला नहीं, उस आदमी के साथ बैठना भी क्या? तो आम को क्या खाएंगे ऐसे को? ये तो अमीर घरों के लिए होते हैं। अमीर, आपको पता है, अमीर बने ही बीमार होने के लिए, और 5 स्टार होटलों के लिए और 5 स्टार हॉस्पिटलों के लिए हैं। वो उनका शिकार हैं, तो उनके लिए आम है, उनको बनने दो। हमारे ऐसे लोगों के लिए ये आम नहीं बने, ना ही ऐसे खाने बने हैं। इसलिए कोशिश करें, मजबूरी और चीज़ है अवॉइड करने की। अगर सीजन आपके आम आएंगे तब खाएंगे। और जब भी आपने फल फ्रूट और सब्ज़ी खरीदनी है, बाज़ार में देखें, जब बाज़ार में रेडियो में इतने धड़ाधड़ आम 20-25 रेडियो में घूम रहे हैं, टमाटर घूम रहे हैं, सब्जी घूम रही हैं, और लग रहा है कि आम क्या है आजकल, आम क्या होगा, 150 रुपये किलो होगा, 125 रुपये किलो। देखेंगे आम आज 30 रुपये किलो, चलिए फिर ले लो, फिर समझ लो ये सीजन का है। इसको कोशिश नहीं करनी पड़ी। ये सस्ता इसलिए बना है क्योंकि इसकी मेहनत नहीं हुई ज़्यादा।
वो आम को पहले आप कच्चे को तोड़ेंगे, फिर उसको संभालेंगे, फिर उनको दवाई लाएंगे, फिर पेटियों में उसका निगरानी करेंगे, फिर उनको बड़े ढंग से सुचज्जे ढंग से कोई कच्चा आम में भेजेंगे, फिर मार्केट में वो महंगा बिकेगा। इसलिए आम एक तो महंगा होता है, एक बीमारी का कारण होता है, तो ये दूसरा उसमें ना फ्लेवर, ना उसका टेस्ट, ना विटामिन होते हैं। इसलिए बिना सीजन का ये आम या फ्रूट नहीं खाना चाहिए। जैसे हिमाचल का सेब है, आपको मैं बताया, ये हिमाचल का सेब लोग ले रहे हैं, ईटेबल ही नहीं। हिमाचल में 60% टॉक्सिक है सेब, क्या खाएंगे उसे। डॉक्टर साहब, जिनको ब्रेन की प्रॉब्लम है उनके लिए वो कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे वो स्वस्थ होएं? ब्रेन के एक प्रॉब्लम के लिए सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं, पुशअप ला सकते हैं, डंड बैठ के कर सकते हैं, हल्की फुल्की रनिंग ना करें, वही खुले जगह में जाकर कहीं ये एपिलेप्सी वाला वो है ऐसे ही ना करें, और धूप में ना एपिलेप्सी वाला कभी भी काम करे जाकर, वो छाया में रहे, और आम घर में, अपने लान में, अपनी ठीक से ग्राउंड में सभी एक्सरसाइज जितनी जैसी वो कर सकती है कर सकता है। उसके लिए एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, जितनी वो एक्सरसाइज करेंगे उतनी रिकवरी के चांस भी बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि हम दिमाग की जो ब्रेन की प्रॉब्लम्स हैं उसको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं, और इन चीज़ों को हम अगर अवॉइड ना करें तो हम बहुत जल्दी रिकवर भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने किताबी नॉलेज के अलावा अपने एक्सपीरियंस की बातें भी इसमें बताई हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, वेलकम वेलकम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।